कभी सोचा है कि क्या साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके किसी सॉलिड चीज के अंदर झांकना मुमकिन है? अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो हमें ऐसी पावर देती है जिससे हम अनदेखा भी देख सकते हैं। जरा सोचिए, कोई बहुत बड़ी मशीन है या एक पुल का कोई जरूरी हिस्सा। ऊपर से तो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि अंदर भी सब ठीक ठाक है? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब देती है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। देखिए, मशीन या पुल जैसे ढांचों के अंदर छिपी हुई दरारें ये सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी हिस्से को तोड़े फोड़े बिना इन अनदेखी समस्याओं का पता कैसे लगाया जाए? और इसका हल है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, जिसे शॉर्ट में यूटी भी कहते हैं। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे मटेरियल्स के लिए एक मेडिकल अल्ट्रासाउंड जैसा समझ लीजिए। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। ये टेक्नोलॉजी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को मटेरियल के अंदर भेजती है, ये पता लगाने के लिए कि भाई अंदर चल क्या रहा है। तो आज इस पूरी चर्चा में हम इसके टूल किट ऑफ नजर डालेंगे, इको और ट्रांसमिशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डिस्प्ले को डिकोड करना सीखेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि आखिर कमियों का पता लगाना इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके टूल किट से। देखते हैं कि सिग्नल अपना सफर कैसे तय करता है। ओके, तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक बेसिक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सिस्टम है। पहली नज़र में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? पर चिंता मत कीजिए, हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम देखेंगे कि सिग्नल पैदा कैसे होता है, मटेरियल से गुजरता कैसे है और फिर ज़रूरी जानकारी लेकर वापस कैसे आता है। तो सारी कहानी शुरू होती है एक पल्सर सर्किट से। ये क्या करता है? ये एक छोटा सा लेकिन हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल पल्स यानी झटका पैदा करता है। फिर ये झटका जाता है ट्रांसड्यूसर में, और ट्रांसड्यूसर सच में एक जादुई चीज है। ये इस बिजली को एक मैकेनिकल वाइब्रेशन यानी साउंड वेव में बदल देता है। और हाँ, ये ऐसी साउंड वेव है जिसे हम सुन नहीं सकते। फिर इस साउंड वेव को उस मटेरियल में भेज दिया जाता है जिसे हमें टेस्ट करना है। अब जैसे ही ये साउंड वेव मटेरियल के अंदर सफर करती है, ये किसी भी रुकावट से टकराकर वापस लौटती है, इको की तरह। ये रुकावट मटेरियल की पिछली सतह हो सकती है या फिर, और यही सबसे जरूरी है, कोई अंदरूनी खराबी। वही ट्रांसड्यूसर जो साउंड भेजता है इस वापस आती हुई गूंज को पकड़ लेता है और उसे वापस एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। लेकिन ये सिग्नल बहुत कमजोर होता है, इसीलिए इसे एक रिसीवर एम्पलीफायर से बूस्ट किया जाता है ताकि उसे आगे डिस्प्ले पर पढ़ा जा सके। तो ये बूस्ट किया हुआ सिग्नल जाता कहाँ है? ये जाता है एक डिस्प्ले स्क्रीन पर, जिसे कहते हैं कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी। और यही वो जगह है जहां जादू होता है। ये स्क्रीन उन अनदेखी साउंड वेव्स को हमारी आंखों के लिए विजिबल बना देती है। ये वापस आने वाली इको को एक ग्राफ पर वर्टिकल स्पाइक्स या जैसा कि इसकी भाषा में कहते हैं पिप्स के रूप में दिखाती है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक सेटअप समझ गए हैं, चलिए इसके दो मुख्य तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। ये दो सिस्टम्स हैं, पल्स इको और थ्रू ट्रांसमिशन। जैसा कि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है, इनमें जो मुख्य फर्क है वो ट्रांसड्यूसर के सेटअप का है। एक सिस्टम में एक ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल होता है तो दूसरे में दो। अब इस तुलना को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पल्स इको मेथड, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, उसमें एक ही ट्रांसड्यूसर होता है, वही साउंड भेजता है और वही उसकी इको सुनता है। ये मूल रूप से खामियों से टकराकर वापस आने वाली एनर्जी को नापता है। वहीं दूसरी तरफ थ्रू ट्रांसमिशन में दो ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक भेजने वाला और दूसरा आमने सामने रिसीव करने वाला। ये उस एनर्जी को नापता है जो किसी खराबी की वजह से दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं पाई। और हाँ, ट्रांसड्यूसर को मटेरियल से जोड़ने के भी दो तरीके हैं। एक है कॉन्टैक्ट टेस्टिंग। इसमें ट्रांसड्यूसर को एक स्पेशल जेल या ऑयल लगाकर सीधे मटेरियल की सतह पर रख देते हैं। और दूसरा है इमर्शन टेस्टिंग। इसमें पूरे हिस्से को और ट्रांसड्यूसर को पानी के टैंक में डुबा दिया जाता है। पानी यहाँ साउंड को आसानी से सफर करने में मदद करता है। ओके, तो हमने टूल्स और मेथड्स देख लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे समझे कैसे। ये है एक टिपिकल ए स्कैन डिस्प्ले। बस दो चीजें याद रखनी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दूरी या समय बताती है, यानी कोई चीज कितनी दूर है,
और जो वर्टिकल लाइन है वो एम्पलीट्यूड यानी इको की ताकत बताती है, जिससे अंदाजा लगता है कि वो चीज़ कितनी बड़ी हो सकती है। तो जब कोई टेस्ट आमतौर पर ठीक चल रहा हो तो स्क्रीन पर 3 मुख्य पिप्स या स्पाइक्स दिखते हैं। ए है शुरुआती पल्स, मतलब जहां से शुरुआत हुई। बी है सामने की सतह, यानी पहली सतह से आई इको। और सी है पीछे की सतह, यानी आखिरी सतह से आई इको। अब आती है सबसे काम की बात। अगर बी और सी के बीच में कोई एक्स्ट्रा पिप दिख जाए तो समझ लीजिए मटीरियल के अंदर कोई गड़बड़ है। ऑपरेटर्स के पास इस डिस्प्ले को एडजस्ट करने के लिए कई कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि स्वीप लेंथ कंट्रोल। इससे वो डिस्प्ले को स्ट्रेच या कंप्रेस कर सकते हैं, एक तरह से किसी खास एरिया पर जूम इन करना या फिर एक बहुत बड़े हिस्से को एक साथ देखना। इससे एनालिसिस में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एक और बहुत काम का टूल है गेटिंग सर्किट। इससे ऑपरेटर स्क्रीन पर एक खास जोन या गेट सेट कर सकता है, और अगर कोई खराबी का सिग्नल उस गेट के अंदर पॉपअप होता है तो सिस्टम अपने आप एक अलार्म बजा सकता है। ये ऑटोमेटेड चेकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और आखिर में एक और कंट्रोल है जो सटीकता के लिए ज़रूरी है। देखिए, साउंड जैसे जैसे मटीरियल में गहरा जाता है वो कमज़ोर पड़ता जाता है। इसे अटेन्युएशन कहते हैं। डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कंट्रोल इसी कमजोरी की भरपाई करता है। ये पक्का करता है कि अगर कोई खराबी बहुत गहराई में भी है तो उसका सिग्नल भी स्क्रीन पर साफ साफ दिखे। इससे गलत नतीजों से बचा जा सकता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये इतनी ज़रूरी क्यों है। ये सब एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत पर टिका हुआ है। स्क्रीन पर दिखने वाले पिप की ऊंचाई यानी एम्पलीट्यूड हमें सीधे सीधे ये बताती है कि किसी खराबी से कितनी साउंड एनर्जी टकराकर वापस आई है। सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो सारी बात का मतलब ये है कि साउंड से देखने की ये काबिलियत हमें छिपी हुई दरारों और खामियों को ढूंढने में मदद करती है। ये हमें खराबी की एकदम सही लोकेशन और गहराई बताती है। हम इससे मटेरियल की मोटाई भी नाप सकते हैं। और आखिर में ये सब कुछ ज़रूरी हिस्सों की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी यानी उनकी मजबूती को पक्का करने के लिए है, ताकि बड़े बड़े हादसों को रोका जा सके, चाहे वो पुल हो या हवाई जहाज़। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम आज स्टील और कंपोजिट जैसी चीज़ों के अंदर देख सकते हैं, तो आने वाले कल में ऐसी और कौन सी अनदेखी चीज़ें हैं जिन्हें देखना मुमकिन होगा। सोचने के लिए काफ़ी एक्साइटिंग विचार है ये।